तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार भाई फ्रेंड्स, एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक वैक्सीन से। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन, कि भाई जो आपके बच्चे होते हैं या फिर जो आपने देखा होगा भाई हमारा जो शिशु होता है, यानी कि मतलब कि जो आपका बच्चा पैदा होता है ना, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, वो वाला बच्चा। तो यार उसको हम गाइज यहाँ पे वैक्सीन क्यों देते हैं, उसका वैक्सीनेशन हम यहाँ पे क्यों कराते हैं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे कहता है व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, कि भाई जब कभी भी कोई हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब एंटर करता है। ठीक है, माइक्रोब्स अब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जाके एक बार उसको देख लो। ठीक है, फिर यार कोई भी अगर माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, अब यार मानो ये गाइस हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये कोई माइक्रोब है, ये एंटर कर गया। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी इससे लड़ने के लिए क्या बनाती है, अपने अंदर गाइस यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको ये बात समझाती है। फिर कहते हैं दी बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट दी माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन, और हमारी जो बॉडी होती है वो अपनी इस टाइप की मेमोरी भी डेवलप कर लेती है उस टाइम पे, कि भाई अगर दोबारा से यही माइक्रोब आता है तो इससे किस तरीके से यहाँ पे फाइट करनी है। ठीक है, फिर बताता है इफ़ डेड और वीक एंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अब दोस्तों यहाँ पे बताता है कि अगर मानो हमारी बॉडी है, ठीक है, या चलो आप बॉडी छोड़ो, आप बताओ, एक तो आप हो, मानो गाइज ये आप हो, अब आपकी फाइट में किसी बड़े इंसान से करा दो बहुत ताकतवर से, तो आप क्या उसे लड़ पाओगे? तो नहीं जी नहीं, आप नहीं लड़ पाओगे। अब यार मैं आपकी फ़ाइट करा दूँ, जैसे ये आप हो, आपकी फ़ाइट करा रहा हूँ बिल्कुल मैं छोटे से बच्चे से, तो आप उसको आराम से यहाँ पे हरा सकते हो, उसको पीट सकते हो, छेद सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना आप कभी। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ गाइज यहाँ पे सीन रहता है कि जो हमारी बॉडी होती है, अगर इसके अंदर कोई आपका खतरनाक वायरस आ गया तो आपकी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती। अब मानो वो जो खतरनाक वायरस है मैं उसको कमज़ोर बना दूँ, कमज़ोर बना के आपकी बॉडी के अंदर उसको डालने की कोशिश करूँ, तो आपकी बॉडी बहुत ईजिली फाइट कर लेगी, उसको हरा देगी, जैसे कि आप अपने छोटे बच्चे को ईजिली यहाँ पे हरा सकते हो। ठीक है, तो कुछ यही सीन गाइज यहाँ पे रहता है आपकी वैक्सीनेशन के अंदर। ठीक है, फिर आपको आगे बताता है दी एंटीबॉडीज़ रिमेन इन दी बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर दी एवर। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक बार अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब आ गया और हमारी बॉडी ने उस माइक्रोब को यहाँ पे हरा दिया, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी बन जाती है। अगर फिर कभी हमारी लाइफ के अंदर वो माइक्रोब दोबारा से आता है तो हमारी बॉडी उसको ईजिली, बहुत ईजिली यहाँ पे किल कर देती है, मार देती है। ठीक है, फिर बताते हैं दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, और कुछ इसी तरीके से गाइस जो आपकी वैक्सीन होती है वो यहाँ पे काम करती है। ठीक है, सेवरल डिजीज इंट्रोड्यूसिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड द हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि बहुत सारे जो आपकी बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपका कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सभी को गाइस हम अपनी वैक्सीनेशन की हेल्प से यहाँ पे बचा सकते हैं कि भाई यह बीमारी हमें कभी भी यहाँ पे ना हो। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है एडवर्ड जिनर डिस्कवरी द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन दी 1798। ये जो आपका पर्सन है इसने 1798 के अंदर आपकी वैक्सीन को यहाँ पे डेवलप किया था, उसकी खोज की थी और उसको हम सभी लोगों को यहाँ पे बताया था। ठीक है, फिर आपको आगे कहता है इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट दिस सेवरल डिजीज़, कि भाई जब आप बच्चे होते हो आपको पता है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी कि टीके लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि भाई आगे फ्यूचर में अगर बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो आपको ना लग पाएँ। ठीक है, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़ यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप मतलब कि इन डिजीज़ की यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो भाई लिस्ट को बनाते टाइम में। ठीक है, फिर आपको आगे कहता है इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि सभी बच्चों को हम इन सब बीमारियों से यहाँ पे बचाएं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन दी नियर बाई हॉस्पिटल्स, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो बहुत ज़रूरी आपकी वैक्सीन्स होती हैं वो हमें आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको आगे कहता है यू माइट हैव सीन दी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब दोस्तों आपने बहुत बार टीवी पे ऐड देखी होगी भाई, जहाँ पे बताते हैं कि भाई आप पोलियो से अपने बच्चे को बचा सकते हो पोलियो प्लस प्रोग्राम को यहाँ पे ज्वाइन करके। ठीक है, फिर आपको बताता है पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो पोलियो की ड्रॉप बच्चों को दी जाती है ना बचपन में,
वो एक्चुअली में गाइज आपकी एक वैक्सीन ही वहाँ पे होती है, ठीक है। यानी कि आपके जो वायरस होता है उसको हम थोड़ा वीक कर देते हैं, वीक करके बच्चे के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि उसकी जो बॉडी होती है उससे ईजिली फाइट कर लेती है और फिर उसके अंदर क्या बन जाती है, बॉडी के अंदर मेमोरी बन जाती है, ठीक है। फिर आपको आगे बताता है, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट दिस स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू द इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, उसके लिए भी आपकी जो वैक्सीन का एक प्रोग्राम चलाया गया था, हम सभी मतलब कि सारे देशों की गवर्नमेंट के द्वारा मिलके, अब वो आपका सभी मतलब कि काफ़ी देशों से वो बीमारी आपकी जा चुकी है, तो उस प्रोग्राम को भी अब यहाँ पे एंड होने ही वाला है आपका, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स यार, अब हमारा टॉपिक आता है इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी की। भाई जो आपकी मिट्टी होती है उसकी हम उपजाऊ शक्ति यहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताता है, सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कि भाई कुछ बैक्टीरिया आपके इतने कैपेबल होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, आपकी जो हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको वहाँ से लेके वो मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से जो आपकी प्लांट की जड़ें होती हैं वो उसको ले सकती हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी एक तरीके से, क्योंकि जो आपके प्लांट है उसको वो नाइट्रोजन वहाँ से मिल रही है, ठीक है। फिर आपको बताता है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कोल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। और जो इस टाइप के आपके माइक्रोब्स होते हैं इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। कि भाई आपके जिंदा रहने वाले ऐसे माइक्रोब्स जो कि आपकी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि आपकी हवा से लेके उसको मिट्टी के अंदर पहुंचा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर भी दिखा रखी है जो कि आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनकी, ठीक है। तो चलो यार, अब हम जानते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट की। भाई जो हमारे आसपास का वातावरण रहता है उसको कैसे साफ़ करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। कि भाई जो बोजो और पहेली थे उन दोनों ने देखा, जो उनके स्कूल के अंदर वहाँ पे माली था यानी कि गार्डनर था, वो वहाँ पे खाद बना रहा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्टेड of the plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant of waste disposal। अब यहाँ पे बताते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे आसपास जो घर थे वहाँ से वो जो भी गार्बेज था वो लेके आए, जैसे कि आपके वेजिटेबल के छिलके हो गए, पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, वो ऐसी चीज़ें वहाँ से लेके आए। फिर बाद में उन लोगों ने क्या किया, उन सभी को एक घड़े के अंदर यानी कि एक मटके के अंदर वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर बताता है, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। अब यहाँ पे बताता है कुछ टाइम के बाद वो आपका डिकम्पोज वहाँ पे हो जाता है और आपका खाद के अंदर बदल जाता है। फिर कहता है, बोजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो जब भी जो बोजो और पहेली होते हैं वो इस बात को देखकर यहाँ पे जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। फिर आपको बताता है एक्टिविटी 2.5 के अंदर कि भाई आपका ये सीन कैसे यहाँ पे हुआ। इसके अंदर बताता है, टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विद सोइल। कि आप एक काम करो, कोई भी 2 मिट्टी के घड़े लो, उन दोनों को आधा आधा मिट्टी से यहाँ पे भर दो। फिर कहता है, मार्क देम ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन अ पोट ए एंड थिंग लाइक पोलोथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड द ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन द पोट बी। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि आप 2 घड़े लो, ले लिए भाई हमने 2 घड़े, उनके अंदर दोनों के अंदर आधी आधी मिट्टी डालो। मिट्टी डालने के बाद एक के अंदर तो डालो गाइज आप, जैसे कि आपके पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, आपकी सब्जियों के छिलके हो गए, और एक के अंदर डाल दो आप भाई कोई कांच के टुकड़े हो गए या फिर कोई प्लास्टिक की बोतल हो गई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आप कह दो भाई ये तो आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, पुट दी पोट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। अब आप उन दोनों को एक साइड में रख दो और 3-4 हफ्तों के बाद देखना कि वहाँ पे क्या सीन आपको दिखाई देता है। फिर बताता है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दी कंटेंट्स ऑफ दी 2 पोट्स। कि क्या भाई आपको जो दोनों के दोनों घड़े थे उनके कंटेंट्स के बीच में कोई डिफरेंस देखने को मिला या फिर नहीं मिला। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस देखने को मिला तो वो आपका क्या डिफरेंस था, ये आपकी एक एक्टिविटी रहेगी, ठीक है। फिर कहता है, यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैड बिन डिकम्पोज्ड, हाउ डिड दिस हैपन। आप पाओगे इस बात को देख के कि भाई जो आपका पोर्ट ए था यानी कि जो घड़ा नंबर आपका ए था उसके अंदर जो भी कुछ आपने डाला वो आपका डिकम्पोज हो चुका है, जबकि बी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ। The plant waste has been converted into a manure by the action of microbes। जबकि जो आपके यहाँ पे प्लांट वेस्ट थी या फिर आपकी वेजिटेबल्स की जो छिलके वगैरह थी वो सभी आपके मैन्योर यानी कि खाद में बदल चुके हैं। क्यों बदले हैं, क्योंकि यार गाइज वहाँ पे आपके माइक्रोब ने काम किया है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस प्रोसेस के अंदर जो भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स छोड़े जाएंगे मिट्टी के अंदर उनको आपका पौधा अगेन से लेके अपनी ग्रोथ में उनकी हेल्प ले सकता है, ठीक है।
Did you notice that in port B, the polythene bag, empty glass bottles and broken toy part did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जबकि जो आपके पॉलीथीन के बैग थे, प्लास्टिक के टॉय वगैरह आपने जो डाले थे उसके अंदर, उनके अंदर आपको कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि यार उनके ऊपर आपके जो माइक्रोब्स हैं उनको वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनके ऊपर वो कोई भी ऐसा काम यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर आपको बताता है यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे बताते हैं आप सभी को कि भाई आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई आपका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि आपका भाई कोई प्लांट टूट के गिर गया, उसकी कोई टहनी टूट के गिर गई, आपकी कोई वेजिटेबल का छिलका हो सकता है, या फिर कोई आपका जानवर बेचारा मर गया है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आपकी होती हैं ये आपका ऑर्गेनिक मैटर आता है, ठीक है। अब आगे बताता है यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, और आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये वहाँ से ऑटोमेटिकली अपने आप से गायब हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं वो इनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। फिर आपको आगे बताता है कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और फिर क्या कर देते हैं, इनको यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस के अंदर बदल देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर इन सब्सटेंस को आपके जो बाकी जानवर हैं या फिर प्लांट हैं वो अगेन से मिट्टी से लेके यूज़ कर लेते हैं। फिर कहते हैं थस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो इसलिए गाइज हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे वातावरण को क्लीन करने में, साफ़ करने में, और भाई हमारे वातावरण को बिल्कुल अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने का कि भाई जो आपके, अब हमने अच्छों के बारे में तो जान लिया कि भाई ये हमारी दही बनाने में हेल्प करते हैं, हमारा भाई घी बनाने में हेल्प करते हैं, साथ में यार ये भाई हमारे जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को क्लीन करते हैं। तो अब बारे जानने आती है कि भाई जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, वो कौन से होते हैं और वो कैसे हमें यहाँ पे बीमारियाँ देती हैं, ठीक है। तो यार ये पार्ट भी हमारे लिए जानना गाइस यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से अब इसको भी यहाँ पे स्टार्ट कर। अब आपको आगे कहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स। कि भाई जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ उनमें से बहुत खतरनाक होते हैं हमारे लिए और हमें बीमारियां कर सकती हैं। हम ह्यूमन बींग्स को भी कर सकते हैं, प्लांट्स को भी कर सकते हैं और जानवरों को भी कर सकते हैं। सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड दी पैथोजेंस, और आपके जो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बीमारियां देते हैं उनको हम गाइज यहाँ पे क्या कहते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। आपका ये रहा पैथोजेंस। उसके बाद आपको आगे कहता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कि भाई कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस टाइप के होते हैं जो कि आपके खाने को भी ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं और आपके लेदर को भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको कहता है लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। तो चलो यार इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे टॉपिक के अंदर बताता है डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। कि भाई जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें बीमारियां कर सकते हैं, और भी गाइस बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी हमें ना भी पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताता है पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। कि भाई जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं हमारे सांस के जरिए, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसी के साथ वो भी हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है दी वाटर वी ड्रिंक और दी फूड वी ईट दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्ट पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। कि भाई यहाँ पे बताता है उसके बाद ये हम भाई हमारे मतलब कि ऐसे फैलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो ये दोनों जैसे ये भी सांस ले रहा है तो ये भी सांस ले रहा है, तो भाई इनके जो सांसों के जरिए ही वो मतलब कि फैल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जानवरों में और ऐसे ही इंसानों के अंदर फैल जाते हैं। फिर बताते हैं माइक्रोबल डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। कि भाई ये आपके बहुत सारे तरीक़ों से वैसे तो फैल सकते हैं, जैसे कि भाई आपका अब मानो इस पर्सन को यहाँ पे कोई भी बीमारी हो रखी है वायरस वाली या फिर कोई भी पैथोजन वाली, और भाई इस मतलब कि इनकी जो एयर है उसके ज़रिए भी फैल सकते हैं, या फिर जो पानी के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है उसके साथ में भी फैल सकते हैं, जो खाना अगर ये साथ में बैठ के खाते हैं तो वहाँ पे भी फैल सकती हैं, या फिर अगर ये किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे भी फैल सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को बताते हैं कि जो इस टाइप से आपके यहाँ पे फैलते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं गाइज, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़। कि भाई ये हमारे कॉन्टैक्ट में आने से यानी कि कम्युनिकेट करने से क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं।
फिर आपको आगे बताता है एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड द कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड द ट्यूबरकुलोसिस। अगर अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देके बताएं इन बीमारियों के, तो उनमें आपका शामिल है कोलेरा हो गया, आपके जो जुकाम होता है आपको सर्दियों के अंदर वो वाला हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया और आपका ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर आपको कहता है व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। अब यहाँ पे बताता है कि अगर किसी पर्सन को यहाँ पे जुकाम हो रखा है, तो जब वो एक बार छींकता है या फिर सांस लेता है, तो क्या होता है कि जो उसके आसपास की एयर होती है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कि वायरस फैल जाते हैं। दिस वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कोज इन्फेक्शन। और फिर वही वायरस किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी में एंटर करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको भी वहाँ पे जुकाम कर सकते हैं। फिर बताता है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आप किस तरीके से भाई जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनको फैलने से रोक सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़। यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ इंसेक्ट होते हैं आपके या फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि आपके कैरियर की तरह काम करते हैं, यानी कि आपके वायरस को इधर से उधर लेके जाने का काम करते हैं। जैसे कि आपके जो कि आपके माइक्रोब्स होते हैं कुछ मतलब कि उन्हीं को उधर इधर लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताता है हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताता है कि भाई कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि आपकी यहाँ पे हो गई हाउस फ्लाई, जो कि आपके घर में मक्खी होती है। वो क्या करती है, वो मक्खी आपकी जो जहाँ पे आपका मतलब कि अडंगा वगैरह पड़ा होता है, गार्बेज पड़ा होता है, वहाँ पे भी जाके बैठती है। फिर यार जो हम पोटी करके आते हैं, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटा होता है बॉडी से, वो वहाँ पे जाके भी बैठती है। फिर वो बाद में आके हमारी बॉडी पे कहीं बैठ जाती है या फिर हमारे कहीं फूड पे बैठ जाती है। तो भाई वो आपको उससे बच के रहना चाहिए, या फिर आपके घर में मक्खी कोशिश करो कि ना हो, ठीक है। फिर कहते हैं वी शुड कीप एन हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। कि भाई अगर किसी पर्सन को वहाँ पे जुकाम है तो आप उसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। आप अपने यहाँ पे रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यार, अगर आपको कभी छींक वगैरह आती है तो भाई आप अपने हैंकी का पक्का यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर कहते हैं व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। और यहाँ पे क्या होता है कि अब वहाँ पे क्या हुआ, देखो वो मक्खी वहाँ पे किसी भी चीज़ पे बैठ, जैसे कि मानो वो गार्बेज पे जाके बैठी, वहाँ पे कोई वायरस था तो वो वायरस उसके पैरों से वहाँ पे चिपक गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो मक्खी आके हमारे खाने पे बैठी, जब खाने पे आके बैठी तो वो वायरस वहाँ पे आपका निकल गया। उसके बाद आपने खाना खा लिया तो वायरस कहाँ पे गया, आपके अंदर गया। तो कुछ इस तरीके से आपका वायरस फैलता है। और वायरस को आपके वहाँ से गार्बेज से लेके आपके फूड तक लेके आने का काम किसने किया, आपकी मक्खी ने। तो आपकी मक्खी क्या हुई, यहाँ पे कैरियर हुई, ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर आपको कहता है whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food। और यहाँ पे बताता है इसी कारण से हम कहते हैं कि भाई आप जो भी खाना खाएं आप उसको मतलब कि पहले कवर करके रखना। मतलब ऐसे नहीं आप उसको ओपनली बहुत टाइम से ऐसे रखे हुए फिर आपने उसको उठाया और ऐसे ही यहाँ पे खा लिया, ठीक है। और अगर आप कोई खाना बनाते हैं तो अगर आप उसको अभी नहीं खा रहे तो आप उसको ढक दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको बताता है अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एंटीलोप एनोफिलीज मॉस्किटो। अब यहाँ पे गाइस आपको बताते हैं कि आपका एक एग्जाम्पल अगर हम आपको और दे कैरियर का, तो वो है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, विच कैरी दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो आपका मलेरिया का कैरियर यहाँ पे रहती है, ठीक है। और ऐसे ही गाइस आपकी फीमेल एडीज मॉस्किटो है, ठीक है, वो आपकी डेंगू वायरस का मतलब कि क्या करती है, कैरियर की तरह काम करती है। अब आपको आगे यहाँ पे कहते हैं हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो जो आपका मलेरिया और डेंगू है हम उनसे कैसे बच सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स इस बारे में भी हम जान लेंगे। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसके बारे में आप खुद से सोच। देखो माय फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का आपका ये मच्छर होता है जो कि आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, जो कि आपको क्या कर सकता है, यहाँ पे मलेरिया कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे कहते हैं वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। और आपको पता होगा भाई आपके टीचर भी बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ बहुत बार बच्चों को कि भाई आपके आसपास आप ध्यान रखो कि कहीं भी पानी को ऐसे ही इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई कोई भी आपका मच्छर हुआ वो अपने अंडे कहाँ पे देता है, पानी में देता है। तो आपको क्या करना पड़ता है,
आप कहीं भी ऐसा मत छोड़ो कि जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा हो पाए। आपका कोई कूलर हो गया, कोई टायर हो गया या फिर कोई फ्लावर पॉट हो यानी कोई गमला वगैरह हो गया, तो आप कहीं भी पानी को गाइस यहाँ पे इकट्ठा मत होने दो। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा और क्लीन रख के हम मॉस्किटोज़ को वहाँ पे अंडे देने से रोक सकते हैं। अगर आपके मॉस्किटो वहाँ पे अंडे नहीं देंगे तो यार वहाँ पे आपका कोई भी वायरस नहीं फैलेगा, जैसे कि आपका मलेरिया और डेंगू यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर आपको कहता है ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो भाई अब आप हमें कुछ ऐसी लिस्ट बनाने की कोशिश करो जिससे कि आप रोक सकते हो मलेरिया को फैलने से, ठीक है। तो यार कुछ गाइज आपको टेबल भी यहाँ पे दे रखे हैं जो कि आपको शो करती है कुछ ह्यूमन डिजीज़ जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे करते हैं। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इस टेबल को थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स उसके बाद देखो यार ये आती है हमारी टेबल निकल कर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ये कैसे फैलता है, आपका बैक्टीरिया की वजह से आपका एयर के थ्रू फैलता है ये, ठीक है। और इसको जो इससे बचाव करने के तरीके वो मैं बाद में सभी के इकट्ठे पढ़ दूंगा, ठीक है। एक बार पहले हम इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद गाइस आता है आपका मिसील्स। ये भी आपका गाइस एक वायरस है जो कि आपका हवा से फैलता है। उसके बाद आता है गाइस आपका चिकन पॉक्स। ये भी आपका एक वायरस है जो कि आपका एयर और कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, ठीक है। और गाइस फिर आता है आपका पोलियो जो कि आपका एक वायरस है जो कि आपका हवा और यार पानी से फैलता है, ठीक है। तो आप इन सभी के बारे में आप ध्यान रखना गाइस, इनसे बचाव करने की अपनी कोशिश करना। और जिनसे आप कैसे बचाव कर सकते हो वो यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे कहते हैं कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशंस, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर वैक्सीनेशंस टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई अगर मानो किसी को भी ये डिजीज़ हो रखे हैं आपके आसपास के एरिया में या फिर किसी को भी हो रखे हैं, ठीक है, या फिर आपके किसी फैमिली रिलेटिव में हो रखे हैं या फिर किसी को भी आपके आस पड़ोस में हो रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है एक तो। और साथ में यार जो पेशेंट जिसको हो रखे हैं उसको आप थोड़ा सा दूर रखिए अपने से, मतलब कि ज़्यादा पास मत आने दीजिए, क्योंकि यार उससे वो बीमारी फैल सकती है। आपको पता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आने से हवा से फैल सकती है, आपकी पानी से फैल सकती है, तो आपको उससे बचाव रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिर माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताता है कि भाई जो कोलेरा होता है आपका उसका यहाँ पे क्या सीन रहता है। तो कोलेरा के बारे में आपको बताता है जो कोलेरा है गाइज़ वो भी आपका एक बैक्टीरिया की डिजीज़ है और वो आपकी पानी से और खाने से फैलती है। जो टाइफाइड है गाइज़ वो भी आपका एक बैक्टीरिया है जो कि आपका पानी से फैलता है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंक वाटर एंड वैक्सीनेशन। यहाँ पे कहते हैं कि इससे आप कैसे बच सकते हो कि भाई एक तो आपको हाइजीनिक रहना होगा, यानी कि आपको नहाना वगैरह होता है ना वो नहाना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 4-4 दिन में एक बार नहा रहे हैं या फिर 3 दिन में एक बार नहा रहे हैं। फिर आपको बताते हैं कि भाई आपको अच्छी सैनिटरी हैबिट्स का, यानी कि आपके आसपास के एरिया को यहाँ पे साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। साथ में जो आप खाना खाते हो वो आपको अच्छा पका हुआ खाना खाना है और यार आपको थोड़ा उबला हुआ पानी पीना है गाइस। साथ में वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है ही, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है आपका हेपेटाइटिस बी और ये आपका फैलता है वायरस से और ये आपका पानी से, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको गर्म पानी पीना पड़ता है और गाइस साथ में वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, ठीक है। फिर बारी आती है गाइस आपके मलेरिया की। ये आपका एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है, ठीक है। मैंने आपको याद है ना स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आपके माइक्रोब्स 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप कौन सी थी, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। तो गाइज़ ये आपका एक प्रोटोजोआ है। उसके बाद बताता है ये आपका मच्छर से फैलता है और कहता है यूज़ मॉस्किटो नेट एंड द रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। कि भाई आप आसपास के एरिया में कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो जिससे कि आपके मच्छर वहाँ पे ना पनप पाएँ। और साथ में यार जो आपके मच्छरों को मारने के स्प्रे वगैरह आते हैं आप उनको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स इस पूरी टेबल को आप एक बार मेरी मानो तो याद ही कर लेना, आपकी हेल्प ही करेगी आपकी लाइफ के अंदर। बाकी यार चलो माय फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अब कहता है सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम जर्नल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो भाई कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जो आपके टेबल 2.1 के अंदर शो कर रखे हैं और यार माय फ्रेंड्स वो मैंने आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे बता भी दिया आपकी टेबल 2.1 के अंदर। पूरी टेबल हमने भी डिटेल में डिस्कस यहाँ पे की है। तो अब हमारे टॉपिक की बारी आती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। कि भाई ऐसे कौन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके जानवरों के अंदर भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। अब तक हमने जाना हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। चलो अब जानते हैं गाइज एनिमल्स के। तो माय फ्रेंड्स अब कहता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन दी अदर एनिमल्स। कि भाई कुछ आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं, आपके पेड़ पौधों में ही नहीं, आपके जानवरों में भी क्या कर देती हैं, बीमारियाँ पैदा कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल
एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कोज्ड बाय द बैक्टीरियम। आपका एक एंथ्रेक्स नाम का डिजीज़ होता है जो कि आपका जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है, और ये आपका बैक्टीरियम के मतलब कि इसको कौन करता है, आपका बैक्टीरियम करता है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कोज्ड बाय अ वायरस, और जो आपके फूट और माउथ डिजीज़ होते हैं आपके जानवरों के अंदर, वो भी आपके वायरस की वजह से यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब माय फ्रेंड्स ये है आपका रॉबर्ट कोच। इसने 1876 के अंदर आपके बैक्टीरियम को यानी कि आपके बैसिलस एंथ्रेक्सिस को डिस्कवर किया था, जो कि क्या करता है, आपका थ्रैक्स डिजीज़ यहाँ पे पैदा करता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको अभी पीछे जस्ट बताया है। ठीक है, तो यार अब बारी आती है माय फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपको बताता है डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। कि भाई ऐसे आपके कौन से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो कि आपके प्लांट्स के अंदर भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिजीज़ कर देते हैं। यहाँ पे बताता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज़ इन प्लांट लाइक द वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड द अदर। कि भाई बहुत सारे आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके मतलब कि पेड़ पौधों के अंदर भी आपकी बीमारियां पैदा कर देते हैं, जैसे कि आपके वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया। ठीक है, फिर आपको कहते हैं सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज़ दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। और यहाँ पे बताता है कि भाई हम कुछ केमिकल्स का यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल करके इन माइक्रोब्स को ईजिली यहाँ पे मार सकते हैं। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स यार यहाँ पे एक टेबल आपके लिए खाली छोड़ रखी है। यहाँ पे क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपके प्लांट डिजीज़ हैं, जैसे कि आपका हो गया सीट्रस, कैंकर हो गया, ये आपके किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं, बाय एयर फैलते हैं। उसके बाद हो गया आपका रश ऑफ वीट, तो ये गाइज़ आपका एक फंगल डिजीज़ है जो कि आपका एयर और सीड से फैलता है। उसके बाद बताता है गाइज़ आपको येलो वेन और मोसाइक ऑफ भिंडी के बारे में। ये गाइज़ आपका एक वायरस डिसीज़ है जो कि आपका इंसेक्ट से फैलता है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारे फूड पॉइजनिंग के बारे में जानने की। तो चलो फटाफट से इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है बोजो वॉज इन्वाइट बाय हिज फ्रेंड टू पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग एंड हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशंस कुड ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। अब दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो बोजो होता है वो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है और वहाँ पे बहुत सारा खाना वो खा लेता है। ठीक है, उसके बाद जब वो घर पे जाता है तो भाई उसको वहाँ पे उल्टियाँ वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो उसके घर वाले होते हैं उसको डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि भाई इसको यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो जो पहेली होती है वो वंडर हो जाती है, चौंक जाती है और कहती है हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। कि भाई जो एक खाना होता है वो कैसे यहाँ पे जहर बन सकता है, कैसे एक पॉइजन बन सकता है। ठीक है, तभी यहाँ पे बताता है फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी फूड पॉइजनिंग तब होती है तब जब आपका खाना किसी माइक्रोब की वजह से ख़राब हो रखा हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे बताता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे खाने के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, दीज मेक दी फूड पॉइजनस कोसिंग दी सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस वजह से इंसान बहुत बार बहुत सीरियसली बीमार भी हो जाता है और उसकी यहाँ पे डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, फिर कहते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे खाने को बचाना उसको ख़राब होने से, और उसको उससे पहले ही खा लेना, या फिर अगर ख़राब हो चुका है तो आप उसको फेंक दो। उसके बाद माय फ्रेंड्स बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपको बताता है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि आप अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं ख़राब होने से। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इन चैप्टर 1 वी लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। कि भाई जो हमारा चैप्टर 1 था वहाँ पे हमने जाना कि भाई हम कैसे अपने खाने को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कैसे जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उनको भी हम स्टोर कर सकते हैं। हाउ डू यू प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। तो आपका जो पका हुआ खाना है आप उसको कैसे यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस। आप इस बात को तो जानते हैं कि अगर भाई जो आपका ब्रेड है आपने उसको मॉइस्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पे रख दिया और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे तो उसके ऊपर आपकी फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। और यहाँ पे कहते हैं इसी तरीके से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके खाने को यहाँ पे स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड द कलर इट्स स्पॉइल ऑफ फूड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई अगर कोई खाना आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसका कलर भी बदल जाता है, उसकी जो टेस्ट है वो भी बदल जाता है और यहाँ पे उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो जाती है। फिर बताता है पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज।
कि भाई पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगो बाज़ार से ले आई लेकिन उसने कुछ दिनों तक उसको वहाँ पे नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रूटन बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी इज़ कन्फ्यूज। वो कहती है कि जो मैं मैंगो लाई थी ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो गई, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर अपने घर पे रखती है वो तो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो वो इस बात को लेकर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप सभी को बताने वाला है कुछ ऐसे मेथड्स जो कि लोग यूज़ करते हैं अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। तो चलो यार इन मेथड्स को यहाँ पे जान लेते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है आपकी केमिकल मेथड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं आप सभी को साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि भाई जो आपके नमक होती हैं और आपकी एडिबल ऑयल्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी कॉमन केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उनको चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड दी प्रिजर्वेटिव्स। और यही कारण है गाइज हम इनको यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। दे ऐड सोल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि हम जो ये नमक और एसिड यूज़ करते हैं ये हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे खाने के ऊपर यहाँ पे ना आ पाए। सोडियम बेंजोनेट एंड दी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर दी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। और यहाँ पे कुछ के नाम बताते हैं और आपको कहते हैं कि भाई ये जो हैं आपके कुछ कॉमन क्या है प्रिजर्वेटिव्स हैं आपकी फूड के। ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम बेंजोएट हो गया और आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया। फिर कहते हैं दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन दी जैम्स एंड दी स्क्वेसीज टू चेक देयर स्पॉइलेज। और ये आपका जैम्स और स्क्वेसीज के अंदर भी यूज़ किया जाता है उनकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स फिर आपको बताता है प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन साल्ट, यानी कि जो आपका NaCl होता है जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताता है कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर द एजेस। कि भाई जो आपका कॉमन साल्ट होता है इसका हम यूज़ बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे करते चले आ रहे हैं आपके मीट और जो आपकी मछलियाँ होती हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। स्लेटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द आमला, रो मैंगो एंड द टैमरिड एटसेट्रा। अब दोस्तों यहाँ पे बताता है इसी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आपकी जो टैमरिड होती है, आपके कच्चे मैंगो होते हैं, आपका आमला होता है, इन सभी को भी आपके माइक्रोब से बचाने के लिए। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब बारी आती है आपकी जानने की कि हम जो आपकी शुगर होती है, चीनी होती है, उसकी हेल्प से यहाँ पे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है जैम्स एंड जेलीज आर द स्क्वैचेज are preserved by the sugar. Sugar reduce the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. यहाँ पे जो आपकी चीनी होती है, जो कि आपके जैम्स हो गया, जेली हो गया, स्क्वैचेस हो गया, इनके ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको थोड़ा कम कर देती है जिससे कि आपका बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं पनप पाता। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स यार अब आपको बताते हैं प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर, यानी कि जो आपका ऑयल होता है और विनेगर होता है इसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच अ इन्वायरमेंट। कि भाई ये क्या करते हैं, ये भी आपके बैक्टीरिया से बचाते हैं, क्योंकि यार इसका यूज़ हम जब पिकल्स के ऊपर करते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे नहीं पनप पाता इस इन्वायरमेंट के अंदर। फिर बताते हैं वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, मीट होते हैं, इन सभी को हम इस मेथड की हेल्प से यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में, यानी कि जो आपका हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं, चलो इसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, अब माय फ्रेंड्स आपको कहता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड एंड और यूज्ड। कि भाई आपने आपकी मम्मी को बहुत बार देखा होगा कि वो दूध को ऐसे देने से पहले आपको यहाँ पर उबालती है या फिर कोई भी यूज़ करने से पहले उसको उबालती पक्का है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे कहते हैं आप सभी को कि भाई ऐसे उबालने से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और फिर हम अपने जो अपना दूध होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि आपके फ्रिज के अंदर रख देते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जहाँ पे आपका टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, फिर माय फ्रेंड्स आपको कहता है हाउ डज़ द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। कि भाई जो आपका दूध आपने देखा होगा कि भाई पैकेट्स के अंदर कुछ ऐसे आता है तो वो आपका जल्दी ख़राब यहाँ पे क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पेस्चुराइज्ड। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि भाई ये जो दूध होता है ना ये आपका पेस्चुराइज्ड होता है।
अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो इसका मतलब होता है गाइज, पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पैस्चराइज का मतलब होता है कि भाई इस जो दूध है ना, इसके अंदर कोई भी आपका माइक्रोब्स यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही पी सकते हो बिना उबाले हुए, ठीक है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 700 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई पैस्चराइज्ड के अंदर क्या होता है कि जो आपका दूध होता है उसको 700 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर एकदम से गाइस उसको ठंडा कर देते हैं और पैक कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं पनप पाते। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड द पैस्चराइजेशन। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये जो आपकी प्रोसेस थी लुइस पास्चर ने यहाँ पे डिस्कवर की थी और इसी के बाद इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ गया, पैस्चराइजेशन पड़ गया, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है जानने की स्टोरेज एंड पैकिंग की, भाई हमें कैसे अपने फूड को स्टोर करना चाहिए और कैसे उसकी यहाँ पे पैकिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब कहता है दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन दी सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कि भाई आज के टाइम पे आप सभी लोग देखते होंगे कि भाई जो भी आपकी सब्जियाँ होती हैं या फिर आपकी भाई जो भी गाइज यहाँ पे मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सभी को यार गाइज हम एयर टाइट के जो पैकेट रहते हैं आपके, उनके अंदर सील करके ही हम यहाँ पे रखते हैं, जिससे कि आपके जो माइक्रोब्स हैं वो वहाँ पे ना लग पाएँ, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को भी यहाँ पे जान लेने की और इसके अंदर आपका क्या सीन रहता है। तो यहाँ पे बताता है यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड द 7, कि आप अपने पहले क्लास 6 और 7 के अंदर इस बात को जान चुके हो कि जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर यहाँ पे हेल्प करता है। तो यहाँ पे कहता है इट इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, कि भाई ये कहाँ पे होता है, आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि आपकी दालें वगैरह हो गई, ठीक है, और वहाँ पे ये काम कर। अब कहते हैं रिकॉल द राइजोबियम लाइव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन्स एंड पीज with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the actions of lightning, but not known that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You have wondered how, let us understand this in the next session. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वैसे तो जो आपकी नाइट्रोजन है वो आपकी लाइटनिंग यानी कि जब आपकी बारिश के टाइम पे जो बिजली वगैरह कड़कती है उसकी वजह से भी वो आपकी फिक्स हो जाती है, लेकिन जो आपके बैक्टीरिया होती हैं उनके द्वारा फिक्स करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलो यार उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो कि आपकी फिगर 2.7 आपको बताती है, ठीक है, टॉपिक बताता है। यहाँ पे कहते हैं अवर एटमॉस्फेयर लेस देन 78% नाइट्रोजन गैस, की भाई 78% से जो मतलब कि करीब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस हमें देखने को मिल जाती है। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड द विटामिन। सब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है जैसे कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, तो उन सभी के अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी होता है गैस का, ठीक है। फिर बताता है दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि भाई जो आपकी नाइट्रोजन की हमारी जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर होती है उसको यार हम लोग और जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली ले सकते हैं। सर्टेन इन बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब दोस्तों यहाँ पे बताता है कि भाई आपकी बहुत सारी ऐसी एल्गी होती हैं, प्लांट्स होती हैं जो क्या करते हैं आपकी नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं एटमॉस्फेयर से लेके उसको एयर फॉर्म से क्या कर देते हैं कंपाउंड फॉर्म के अंदर यहाँ पे बना देती हैं। फिर बताता है वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और यहाँ पे बताते हैं कि फिर जो आपका कंपाउंड मिट्टी के अंदर गया है उसको आपके प्लांट्स बहुत ईजिली ले सकते हैं अपनी जड़ों की हेल्प से, ठीक है। फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। और यहाँ पे बताता है फिर वो हेल्प करती है प्लांट के अलग अलग यहाँ पे प्रोटीन्स को बनाने में और भी जो उसको चाहिए होते हैं कंपाउंड उनको बनाने में। फिर बताते हैं एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन। उसके बाद यार जो जानवर होते हैं आपके प्लांट्स को खाते हैं तो उनके पास वो नाइट्रोजन वहाँ से आ जाती है। फिर बताता है एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो उसके पास में आ जाते हैं। फिर बताता है व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट नाइट्रोजस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और उसके बाद फिर कभी आपका जो जानवर है या फिर इंसान है या फिर आपका प्लांट है वो अगर डेथ हो जाती है
उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको आपका बैक्टीरिया अगेन से मिट्टी के अंदर यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में बना देता है और फिर अगेन से आपका कोई दूसरा प्लांट उसको वहाँ पे ले लेता है। फिर बताता है सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको बाद में अगेन से गैस फॉर्म में बना देते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा से चली जाती है। ठीक है, फिर कहता है एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है आपकी हमारी पूरी अर्थ के ऊपर वो आपकी सेम ही रहती है, वो ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स एक काम करता हूँ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ, उसके साथ हम अपने आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखो माय फ्रेंड्स, ये आपके नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, अब या तो लाइटनिंग यानी कि आपकी जो बिजली कटकेगी उसकी हेल्प से, या फिर आपका जो बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, आपके कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, उनकी हेल्प से क्या होगी, ये जो आपकी नाइट्रोजन है ये आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर बन जाएगी। ठीक है, फिर जो कंपाउंड्स है वो आपके कहाँ पे चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर। ठीक है, और फिर उनको गाइज कौन लेगा, आपका प्लांट दोबारा ले लेगा। फिर प्लांट लेने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, उसको एनिमल खा लेंगे पेड़ पौधे को, तो वो कहाँ पे चलेगी, आपके एनिमल्स के पास में। उसके बाद क्या होगा, वो अगर जानवर आपके मर वगैरह जाते हैं तो भाई उनको अगेन से बैक्टीरिया खाएंगे, फिर अगेन से वहाँ पे कंपाउंड आपका पहुँच जाएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कंपाउंड से क्या बना देते हैं, उसकी गैस बना देते हैं, फिर अगेन से आपकी वो गैस कहाँ पे पहुँच जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर पहुँच जाती है। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स ये कुछ आपका साइकिल था और यार इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।